हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे भाग थर्ड, जो कि एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान की सीरीज चल रही थी। आज उसे हम कंटिन्यू करेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये जो सीरीज चल रही है ये एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, गन्ना पर्यवेक्षक यानी कि केन सुपरवाइज़र और टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, साथ ही साथ यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाएं और आईसीआर, बीएचयू, यूपी कैडेट और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले वनडे एग्ज़ाम, क्योंकि कोई भी ऐसा वनडे एग्ज़ाम नहीं है जहां पे एग्रीकल्चर का क्वेश्चन ना आता हो, तो इसलिए ये सभी परीक्षाओं के लिए एग्रीकल्चर और जो नॉन एग्रीकल्चर परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एग्रोनॉमी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। इस अफसोस के साथ न उठो, इस अफसोस के साथ न उठो कि कल आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज आप क्या कर सकते हो। उत्साह जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपके पास ये है तो आपकी जीत निश्चित है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये हमें नहीं सोचना है कि कल हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। आपको आगे की रणनीति बना के आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और अगर आपके अंदर उत्साह बना है तो आपकी जीत अवश्य होगी। आइए इसी के साथ देखते हैं। और ये जो बैकग्राउंड पे आप लोगों को झील दिख रही है, इसके बारे में हम भी ये भी बताएंगे आपको। एक क्वेश्चन है इसमें डाला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन ही शायद है, और उसमें आपको बताएंगे कि ये झील एक बहुत महत्वपूर्ण झील है और इसके बारे में अभी हम क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। आप लोग यहाँ पे इमेज इसका देख लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। आलू का उद्गम स्थल है चीन, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिणी अमेरिका होगा। और ये जो आलू का उद्गम स्थल है दक्षिण अमेरिका में कहाँ पे है, पेरू। कहाँ पे है, पेरू में, जो कि लीमा में पड़ता है। कहाँ, लीमा, लीमा पेरू में क्या है, आलू का उद्गम स्थल है और ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और यहीं पे जो पेरू है, पेरू की सीमा, पेरू और ये जो पेरू है ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दक्षिण अमेरिका का मैप है। और यहाँ पे ये पेरू है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, यहाँ पे ये पेरू है। पेरू और बोल्विया किसकी सीमा पर, पेरू और बोल्विया, बोल्विया की सीमा पर क्या है, एक झील है टीटीकाका झील। कौन सी झील है, टीटीकाका झील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। टीटीकाका झील कहाँ है, सबसे पहले यही क्वेश्चन एक बनता है। तो टीटीकाका झील पेरू और बोल्विया की सीमा पर स्थित है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, ये दक्षिण अमेरिका की, अगर जल की मात्रा की दृष्टि से देखा जाए, जल की मात्रा की दृष्टि से ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, जल की मात्रा की दृष्टि से। ठीक है, सबसे बड़ी झील। और बात करते हैं सबसे बड़ी झील, और ये वहाँ पर सबसे अधिक ऊंचाई पर भी स्थित झील है। और ये नौकायन के लिए, किसके लिए, नौकायन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आप लोगों को हमने बता दिए। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ये झील टीटीकाका झील है ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा पेरू और बोल्विया की सीमा पर। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, नौकायन के लिए। और ये दक्षिण अमेरिका की जल की मात्रा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका, पेरू, लीमा। और आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और झील का इमेज हमने अभी फर्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे आप लोग को मोटिवेशनल कोट्स बताया गया था उसके बैकग्राउंड पे लगा हुआ था, आप लोग देख सकते हैं।
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में बौनेपन के गुण यानी कि ड्वार्फिंग करेक्टर्स इन राइस के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? टिप्ट 23A, डीजीओजेन, नोरिन 10 और ओपेक 2। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा डीजीओजेन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डीजीओजेन। धान में बौनेपन के लिए यानी डॉल्फिन कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी जीन जो है वो डीजीओजेन है। और अब बात करते हैं नोरिन 10। नोरिन 10 जो है ये गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन, गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन। ठीक है, और के लिए उत्तरदायी जीन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। साथ में बात करते हैं अब यहाँ पे ओपेक 2। ओपेक 2 जो है ये ओपेक 2 मक्का में ये साइटोप्लाज्म, जो मक्का में साइटोप्लाज्म होता है यानी कि जीव द्रव्य, मक्का में जीव द्रव्य की गुणवत्ता के लिए, मक्का में जीव द्रव्य की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी जीन कौन है? गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी जीन ओपेक 2 है। मक्का में जीव द्रव्य की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी जीन क्या है? ओपेक 2 है, जो कि प्रोटीन के लिए एक अच्छा स्रोत होता है। और अब हम बात करते हैं टिप्ट 23A। ये टिप्ट 23A दिया गया है, ये भी एक महत्वपूर्ण जीन है। और ये किसके लिए महत्वपूर्ण जीन है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये संकर किस्म होती हैं जैसे बाजरे की संकर किस्मों के विकास के लिए, संकर किस्मों के विकास के लिए उत्तरदायी जीन कौन है? के लिए उत्तरदायी जीन टिप्ट 23A है। और डीजीओजेन धान में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। और ओपेक 2 की बात करें तो ये मक्का होता है, मक्का में साइटोप्लाज्म की गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी जीन, जिससे कि जो कि एक प्रोटीन का मुख्य एक अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, और ये चारों जो हैं ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इनका नाम जरूर याद कर लेंगे। कभी कभी ये मैचिंग वर्ड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो गोल्डन राइस होता है उसमें पूछा गया है कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल और फाइलोक्विनोन। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, गोल्डन राइस में रेटिनॉल, जिसे क्या कहते हैं? विटामिन ए कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? रेटिनॉल पाया जाता है, विटामिन ए। ठीक है, और थायमीन को क्या कहते हैं? विटामिन बी कहते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी। और फाइलोक्विनोन जो होता है इसे विटामिन के कहा जाता है, विटामिन के। और ये विटामिन K1 होता है। ठीक है, क्योंकि एक इसमें होता है मिनोक्विनोन, जो कि विटामिन K2 होता है। कौन होता है? विटामिन K2। और विटामिन K2 जो होता है इसका संश्लेषण कहाँ पे होता है? आंतों में होता है। जबकि विटामिन के की जो आपूर्ति होती है ये कहाँ से होती है? ये हरी सब्जियों से इसकी आपूर्ति होती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं।
और ये इसके बारे में हमने बता ही दिया। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन और स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी। विटामिन सी का एक प्रमुख स्रोत आप लोगों को शायद ना पता हो, तो इसका मुख्य स्रोत आंवला एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन आंवले के अलावा इससे ज़्यादा भी, आंवले से ज़्यादा बारबेडास चेरी अगर ऑप्शन में आ रहा है तो बारबेडास चेरी जो कि विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, बारबेडास चेरी। ठीक है, आंवले से ज़्यादा इसमें विटामिन पाई जाती है बारबेडास चेरी में। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आंवले का दूसरा स्थान है विटामिन सी में। पहला स्थान किसका है? बारबेडास चेरी, और सेकंड स्थान आंवला का है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रोटी वाले गेहूं यानी कि कॉमन ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नाम है, जो इसका बॉटिकल नेम है आपको बताना है। सामान्य रोटी वाला गेहूं यानी कॉमन ब्रेड व्हीट जिसे कहा जाता है, इसका बॉटिकल नेम आप लोगों को बताना है। ट्रेडिकम डाइकोकम, ट्रेडिकम एस्टिवम, ट्रेडिकम स्पाइरोकोकम, और या इसमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ एक बार क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे और उसके बाद इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो ट्रेडिकम एस्टिवम है यही क्या है? सामान्य रोटी वाला गेहूं है, और इसे मैक्सिकन गेहूं के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो मैक्सिको ही है। ठीक है, इसीलिए इसे मैक्सिकन गेहूं के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मैक्सिकन। ट्रेडिकम एस्टिवम को मैक्सिकन गेहूं के नाम से भी जाना जाता है, मैक्सिकन, मैक्सिकन गेहूं, ध्यान रखेंगे। और ट्रेडिकम डाइकोकम की बात करें तो ट्रेडिकम डाइकोकम को किस नाम से जाना जाता है? ट्रेडिकम डाइकोकम जो गेहूं होता है इसे इमर गेहूं, इमर व्हीट के नाम से जाना जाता है। इमर व्हीट, इमर व्हीट के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा ट्रेडिकम स्पेरोकोकम, जो ट्रेडिकम स्पेरोकोकम है ये क्या है? ये भारतीय बौना गेहूं, इंडियन ड्वार्फ व्हीट, इंडियन ड्वार्फ व्हीट। इंडियन ड्वार्फ व्हीट कौन सा है? ये इंडियन ड्वार्फ व्हीट, ट्रेडिकम स्पेरोकोकम, ये सभी नाम आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ नाम और भी हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ से हम हटा दे रहे हैं एक बार, उसके बाद आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी, इसका राइट आंसर तो ये ट्रेडिकम एस्टिवम होगा क्वेश्चन का। और इसके अलावा जैसे होता है मैक्रोनी गेहूँ, जो मैक्रोनी, जिससे मैक्रोनी और सेवई इत्यादि बनाई जाती हैं, इसे क्या कहते हैं? मैक्रोनी गेहूँ। मैक्रोनी गेहूँ जो होता है इसे ट्रेडिकम ड्यूरम, ट्रेडिकम ड्यूरम कहते हैं। मैक्रोनी गेहूं जो होता है इसे क्या कहते हैं? ट्रेडिकम ड्यूरम कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR के अनुसार संपूर्ण देश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 15, 20, 127 और 60। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन जो था TGT, जो अभी हाल ही में TGT की परीक्षा हुई है उसमें भी ये प्रश्न आया था, और आयोग ने यहाँ पे 127 और लास्ट आंसर जो दिया था 129 दिया था, जो कि, और वही आंसर जो 129 वाला था वही उन्होंने उसका राइट आंसर माना था, जो कि गलत था। और इसका राइट आंसर क्या होगा? 127। ICAR के अनुसार जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, संपूर्ण देश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 127। और अब हम बात करते हैं 15, यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात की जाए, टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात की जाए तो टोटल कितने हैं? एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 हैं। और एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात की जाए, इकोलॉजिकल
एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात की जाए तो टोटल कितने हैं, 20 हैं। और सब यहाँ पे बात की जाए जो 60 दिया गया है, सब एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात की जाए तो कितने हैं, 60। यानी कि सस्य क्षेत्र सस्य क्षेत्र की बात की जाए तो 15 हैं, और सस्य पारिस्थितिकी क्षेत्र की बात की जाए तो ये 20 हैं, और टोटल सब उप पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, सब यानी कि उप पारिस्थितिकी क्षेत्र की बात की जाए तो ये कितने हैं, 60 हैं। और ICAR के अनुसार संपूर्ण देश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 127। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, यानी कि CSSRI कहाँ स्थित है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भोपाल, करनाल, गाजियाबाद, देहरादून, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा करनाल। क्या होगा, करनाल हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो कब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना इसकी जो हुई थी, केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है। और गाजियाबाद में क्या है, गाजियाबाद में राष्ट्रीय कार्बनिक खेती, यानी जैविक खेती कभी भी लिख के आ जाता है तो राष्ट्रीय कार्बनिक, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कभी कार्बनिक की जगह जैविक खेती भी लिख के आ जाता है। और राष्ट्रीय कार्बनिक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये कहाँ है, गाजियाबाद। केंद्रीय राष्ट्रीय कार्बनिक खेती अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, ध्यान रखेंगे इसे। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट में नीचे दिया गया देहरादून, यहाँ पे देहरादून दिया गया है। देहरादून में भी एक महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान स्थित है, और वो कौन सा है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान। क्या है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में कौन सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, ये भोपाल में है, जिसे ISSS, ठीक है, ISS भी कहा जाता है। और ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से किन फसलों में सबसे ज़्यादा लाभ यानी कि पैदावार देखने को मिली थी, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। गेहूं व आलू, जई व चावल, गेहूं व जौ, गेहूं व चावल, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा
गेहूं और चावल। क्या होगा राइट आंसर? गेहूं और चावल होगा, क्योंकि सबसे अधिक जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई थी वो किसमें हुई थी? गेहूं में, और दूसरे स्थान पे क्या था? चावल था। और इसके अंतर्गत शामिल क्षेत्र जो थे, सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्रांति कब आई थी। क्रांति ये आई थी 1966 1967 में हरित क्रांति मतलब शुभारंभ होता है, और गेहूं और चावल में सर्वाधिक पैदावार देखने को मिलती है। और इसका जो क्षेत्र था वो पंजाब, क्षेत्र जो था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कौन सा उत्तर प्रदेश? पश्चिमी। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक इसका प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक भी आप लोग जान लीजिए, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और जो पहला खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार था, पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को ही मिला था। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को ही मिला था। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 2021 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार था वो किसे मिला था? आप लोग बताएंगे कि 2021 में जो विश्व खाद्य पुरस्कार था वो किसे मिला था। और 2020 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार था वो रतन लाल को दिया गया था, जो कि एक मृदा वैज्ञानिक थे। और 2021 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। पिछली क्लास हुई थी उसमें हम आप लोगों को उसके बारे में बता भी चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित किया जाता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 2 बार। कितनी बार घोषित किया जाता है? 2 बार। तो इसका राइट आंसर होगा ए। और कब कब घोषित किया जाता है? रबी सीजन में, पहला रबी और दूसरा खरीफ में। ठीक है, यानी कि 2 बार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो घोषित किया जाता है सरकार के द्वारा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आप लोग सुन लीजिए, हम बता रहे हैं ऐसे। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो एक मतलब मान लीजिए कि एक बीमित राशि होती है जो सरकार के द्वारा समझ लीजिए कि बीमा किया जाता है, और इसके अंतर्गत एक मूल्य जो है सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि उपज अधिक प्राप्त होती है, यदि उस वर्ष मतलब उत्पादन अधिक होता है और इस उत्पादन की वजह से क्या होता है, रेट जो होता है अक्सर गिर जाता है और कम कीमत पर किसानों को अपना जो है अनाज वो बेचना पड़ता है। इसलिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की गई है। अगर उपज अधिक हो रही है और उसका मूल्य जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे मतलब जो है उनको अनाज बेचना पड़ रहा है किसानों को, तो वो सारा अनाज जो सरकार होती है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार रहती है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये कितनी फसलों पर दिया जाता है, सरकार द्वारा कितने फसलों पर घोषित किया जाता है? ये 26 फसलों पर मुख्यतः घोषित किया जाता है, 26 फसलों पर। और 2020-21 में बात की जाए, 2020-21 में कितनी फसलों पे दिया गया था? 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया था। ठीक है, 23 फसलों पे 2020-21 में दिया गया था। और दिया कितने पे जाता है? मुख्यतः 26 फसलों पर, लेकिन 2020-21 की बात की जाए तो 23 फसलों पर ये दिया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य ये या किसके द्वारा दिया जाता है? 1 मिनट दोस्तों रुक जाइए।
न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है ये अभी हम बता रहे हैं। 1 मिनट दोस्तों रुक जाइए, थोड़ा इशू आ रहा है। ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किसके द्वारा, यहां पे आप लोगों को बता रहे हैं CACP से हिंदी में क्या कहते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे इंग्लिश में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कॉस्ट एंड प्राइसेस, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है। CACP का फुल फॉर्म तो आप लोग याद रखेंगे। CACP का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसी के द्वारा क्या होता है, इसी की सिफारिश पे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इसका मूल्य जो है वो घोषित किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसी के सिफारिश पे केंद्र सरकार के द्वारा इसका मूल्य घोषित किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। ये जो आयोग दिया गया CACP, इसका जो पुराना नाम था CACP, CACP के पहले इसका नाम था ACP एग्रीकल्चर, APC, इसका पुराना नाम था APC एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। पुराना नाम क्या था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है एक कमेटी गठित की जाती है 1964 में, खाद्य मूल्य नीति आयोग, खाद्य मूल्य नीति आयोग, ये समिति बनाई जाती है। खाद्य मूल्य नीति आयोग एक समिति बनती है। इसी की सिफारिश पर 1965 में APC एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की, यानी कि कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की जाती है। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कर दिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हम बात कर लेते हैं, जैसे फसलों पर क्या होता है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया जाता है फसलों पर। ठीक है, इसके अंदर बहुत सी फसलें हैं। और इसके अलावा गन्ने पे क्या होता है, गन्ने पे FRP फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। ठीक है, उचित एवं लाभकारी मूल्य। गन्ने पे क्या होता है, FRP घोषित किया जाता है, उचित एवं लाभकारी मूल्य। उचित एवं लाभकारी मूल्य किस पे घोषित किया जाता है, FRP जो होती है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, ये उचित एवं लाभकारी मूल्य गन्ने पे घोषित किया जाता है। और ये और जो फसलें होती हैं उस पर क्या होता है, MSP होता है, लेकिन गन्ने पे FRP होता है। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार, जिस प्रकार ये FRP होता है, ठीक इसी तरह जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, इस पे SAP स्टेट एडवाइस प्राइस जो होते हैं, ये SAP किसके द्वारा दी जाती है, गन्ने पे राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। और यूपी की बात करें तो यूपी में 325 रुपये प्रति क्विंटल वर्तमान में निर्धारित है। और FRP की बात करें तो FRP जो थी वर्तमान में कितनी है, 270 रुपये, कितनी थी, 270 रुपये 75 पैसे। और इस पे अभी इस समय रेट बढ़ चुका है, 2021 और 22 में इसका रेट बढ़ के कितना हो चुका है, 275 रुपये 50 पैसे। ये
270 रुपये और 75 पैसे। ये कितना कब का था? 2020 और 21 के लिए था, लेकिन 2021-22 में 5 रुपये करीब में बढ़ा के कितना कर दिया गया? 275 रुपये 50 पैसे कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और FRP की बात करें तो FRP जो इसमें एक परसेंटेज निर्धारित किया गया, अगर वो पड़ता, उसे पड़ता कहते हैं, अगर वो पड़ता पूरा करता है तो कीमत कहाँ तक बढ़ाई जा सकती है गन्ने की? 290 रुपये प्रति क्विंटल तक किसानों को भुगतान किया जा सकता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना है कि जो ये CACP है, कृषि लागत मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसका पूर्व का नाम क्या था? पूर्व का नाम इसका एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन यानी कि कृषि मूल्य आयोग था। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1965 में होती है। जिस प्रकार फसलों पर, अन्य फसलों पर क्या दिया जाता है? MSP दिया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, उसी प्रकार गन्ने पर क्या दिया जाता है? FRP दिया जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट एडवाइस प्राइस, जो प्राइस हैं, प्राइसेस वो दिए जाते हैं किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे बात करें तो किसानों को मिलता क्या है? SAP मिलता है या FRP मिलता है? तो आप लोगों को यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं, जिसकी कीमत ज़्यादा होती है वो किसानों को दिलाई जाती है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो FRP अगर ज़्यादा है तो वो कृषकों को दिलाई जाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली SAP अगर ज़्यादा है तो वो किसानों को दिलाई जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मध्य संकरण से ट्रिटिकल तैयार किया जाता है? गेहूं एवं राई, जौ एवं जई, गेहूं एवं जौ, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जो है ट्रिटिकल जो थी, इसे प्रथम मानव निर्मित खाद्यान्न फसल भी कहा जाता है, यानी सीरियल क्रॉप भी कहा जाता है। ये किसके संकरण से तैयार की गई थी? ये गेहूं और राई। किसके संकरण से तैयार की गई थी? गेहूं और राई के संकरण से तैयार की गई थी ट्रिटिकल। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ट्रिटिकल किससे तैयार की गई थी? गेहूं एवं राई के संकरण से तैयार की गई थी। इसे पहली मानव निर्मित खाद्यान्न फसल भी कहा जाता है। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जान लेते हैं ये जो विकसित की गई थी, ये कब विकसित की गई थी? ये 1919 में। सत्र भी आप लोग, और किसके द्वारा? रिम्पू के द्वारा विकसित की गई थी 1919 में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और किसके संकरण से है? गेहूं और राई। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस फसल में गुणसूत्र संख्या 14 होती है? जौ, बाजरा, राई, उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जौ में भी गुणसूत्र संख्या 2n 14 होती है, बाजरे में भी 2n 14 होती है और राई में भी 14 होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें और भी फसलें हैं जैसे मटर। ठीक है, मटर के अलावा और भी जैसे बाजरा तो आपको यहाँ पे बता ही दिया गया। खीरा है, बाजरा है, खीरा है, गुलाब है। ठीक है, गुलाब है। और राई भी आप लोग यहाँ बता दी गई है। जौ भी यहाँ बता दिया गया। तो इन फसलों में भी क्या होता है? गुणसूत्र संख्या यानी जो होती है, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 14 होती है। जौ है, मटर है, बाजरा है, खीरा है, राई और गुलाब, यही महत्वपूर्ण फसलें हैं और यही अक्सर एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो आप लोग इनका नाम याद रखेंगे। और इनमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 14 होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने वाला उर्वरक है? DAP, MOP, SSP, रॉक फास्फेट। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। DAP, MOP, SSP या रॉक फास्फेट। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट। और बात की जाए तो सर्वप्रथम भारत में निर्मित यही एक खाद थी जिसका निर्माण भारत में किया गया था। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें
3 आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि तीनों आवश्यक पोषक तत्व की बात की गई है, तो आप लोग ढूंढ रहे होंगे कि एनपीके होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मुख्य पोषक तत्व की बात की जाती, मुख्य पोषक तत्व की, तो क्या होता, एनपीके होता मुख्य पोषक तत्व। लेकिन मुख्य पोषक तत्व की यहाँ पे बात नहीं की गई, यहाँ पे 3 सिर्फ आवश्यक पोषक तत्वों की बात की गई। ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन था, और यहाँ पे कैंडिडेट को अक्सर डाउट हो जाता है कि 3 आवश्यक पोषक तत्वों की बात की गई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एनपीके होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे बात की गई है 3 आवश्यक पोषक तत्वों की, और तो 3 आवश्यक पोषक तत्व इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, कैल्शियम है, सल्फर है, और इसके अलावा फास्फोरस। क्या पाया जाता है, फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम की बात की जाए तो इसमें जो कैल्शियम होता है ये लगभग में 23.5% तक पाया जाता है, और इसमें सल्फर की बात करें तो जो सल्फर होता है ये 16% तक पाया जाता है। और फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो होता है इसमें, सॉरी यहाँ पे ये जो है फास्फोरस करीब में इसमें होता है 16%, और सल्फर जो होता है कितना होता है, 12.5% तक पाया जाता है। ठीक है, ये सल्फर हो गया, ये फास्फोरस हो गया 16%, और ये हो गया कैल्शियम। इतनी मात्रा लगभग में सिंगल सुपर फास्फेट में पाई जाती है। 3 तत्व हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग हमेशा ध्यान से पढ़ना कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, और ठीक है, और इस तरह से आप लोग इसे सही से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रेशम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, फेब्रोलिन, कोलेजन, ओरिजिन, ग्लूटेन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा फेब्रोलिन। ठीक है, फेब्रोलिन जो होती है ये किसमें पाई जाती है, रेशम में पाई जाने वाली प्रोटीन को फेब्रोलिन कहते हैं। कोलेजन की बात करें तो ये मांसपेशियों में, कहाँ पे पाई जाती है, मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन है, मांसपेशियों में। ठीक है, मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन, तो ये ध्यान रखेंगे। कोलेजन कहाँ पे पाई जाती है, मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ठीक है, और ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन जो होती है ये चावल में, किसमें पाई जाती है, चावल में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या है, ओरिजिन है, चावल में पाई जाने वाली प्रोटीन। अब बात करते हैं ग्लूटेन की, तो ये गेहूं में, किसमें, गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन। ठीक है, गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन है, ये गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन ग्लूटेन है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतया गेहूं की फसल में क्रमशः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो संस्तुति की मात्रा है वो कितनी संस्तुत की गई है, यानी कि रिकमेंडेड की गई है, 18-40-0, 80-40-0, 120-60-30, 30-20-50, 72-40-30। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 120-60-30। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे बात करते हैं एनपीके की। ये नाइट्रोजन हो गई, ये फास्फोरस हो गई, और ये हो गई पोटास। क्योंकि जो खाद्यान्न फसलों के लिए मुख्यतः जो इसका रेशियो होता है वो 4:2:1। ठीक है, उसी के हिसाब से ये है 3 दूनी 6, 3 चौ 12। ठीक है, 30-60-120 NPK। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा गया है कि खाद्यान्न फसलों के जो एनपीके का रेशियो कितना निर्धारित किया गया, 4:2:1। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों का कीर्तिमान उत्पादन 265 मिलियन टन किस वर्ष में हुआ था, 1999,
से 2001 से 2000 सॉरी यहाँ पे 1 2 बार लिख गया है, और यहाँ पे 2018 से 19 और 2013 से 14। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 13 to 14, ठीक है। 2013 से 2014 में जो था गेहूं का उत्पादन, कीर्तिमान उत्पादन, क्योंकि ये इससे पूर्व कभी ऐसा नहीं हुआ था कि खाद्यान्नों के उत्पादन में इतनी अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली हो। और ये कीर्तिमान के किस सत्र में स्थापित किया गया था, 265 मिलियन टन का ये 2013 और 14 में देखने को मिला था। ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही प्रश्न कराए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, और आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जाएगी जो कि परीक्षाओं में ना आती हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप लॉगिंग। क्रॉप लॉगिंग जो है, क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण की एक विधि है। फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की, फसल गिरने की, फसल में जल भराव की, उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा फसल उत्पादन हेतु पौधों के पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की विधि। और ये मुख्यतः किसमें अपनाई जाती है, ये मुख्यतः गन्ने की फसल में, गन्ने की फसल में अपनाई जाती है। मुख्यतः किसमें, मुख्यतः गन्ने की फसल में अपनाई जाने वाली क्रिया है, क्योंकि इसके द्वारा ही पता लगाया जाता है कि पौधों को अपने जीवन काल में कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसी के लिए क्या किया जाता है, क्रॉप लॉगिंग का परीक्षण किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, फसल उत्पादन हेतु पौधों के पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की ये एक विधि है, क्रॉप लॉगिंग। यहाँ पे आप लोग ये न लगा देना कि फसल गिरने की, फसल में जल भराव की, क्योंकि ऐसा होता है कि वाटर लॉगिंग इत्यादि, और ये जब नाम आप लोग सुने होंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हो सकता है कि इसका राइट आंसर ये हो, लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं है। राइट आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि वाटर लॉगिंग इत्यादि समय जो नाम आप लोग सुनते हैं तो उससे आप लोगों को यही डाउट हो जाता है वहाँ पे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, शायद ये हो, लेकिन इसका राइट आंसर आप लोगों को हमने बता दिया है क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं की प्रथम किस्म जो कि कम लंबाई, लॉगिंग रेजिस्टेंट व अधिक उपज देने वाली थी, तो डीजीओजेन, नॉरिन 1 या लर्मा नॉरिन 10 और लर्मा रोजो 64A, सोनारा 64। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा नॉरिन 10, गेहूं की प्रथम किस्म जो कम लंबाई की थी और लॉगिंग रेजिस्टेंट, यानी कि इसमें गिरने की जो समस्या थी उसके प्रति ये प्रतिरोधी थी, वह अधिक उपज देने वाली किस्म थी। कौन सी, नॉरिन 10। और ये लर्मा रोजो 64 और सोनारा 64, और इसके अलावा और भी थी जैसे मेयो 64 और S227, और यहाँ पे सोनारा तो आप लोगों को बता ही दी गई है 64। ये जो थी वैरायटियाँ, ये वैरायटियाँ कहाँ से मंगवाई गई थी, 5 वैरायटियाँ थी। लर्मा रोजो 64A, S16, एक और थी S16, ठीक है, और सोनारा 64 यहाँ पे दी ही गई है। ये 5 वैरायटियाँ थी जो कि कहाँ से, इनका 100 किलोग्राम बीज अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था, और बाद में इनके जब यहाँ पे इनका परीक्षण हुआ भारत में 1965 के दशक में, 1965-66 के दशक में इन्हें मंगाया गया था, और जब इनका परीक्षण यहाँ पे हुआ तो काफ़ी अधिक पैदावार देखने को मिली थी। और लर्मा रोजा जो 64 वैरायटी है, ये सिंगल
जीन डॉर्फ वैरायटी थी। सिंगल जीन अगर डॉर्फ वैरायटी आप लोगों से पूछी जाएगी गेहूं की तो कौन सी होगी? सिंगल जीन डॉर्फ वैरायटी तो कौन सी है? लर्मा रोजा 64। और जो यहाँ पे सोनारा 64 थी, सोनारा 64 डबल जीन डॉर्फ वैरायटी थी। ये जो थी डबल जीन डॉर्फ वैरायटी, डबल जीन जो डॉर्फ वैरायटी थी वो कौन सी? सोनारा 64 थी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और सोनारा 64 ये एक उत्परिवर्तित भी वैरायटी थी, ठीक है। ये जो थी इंड्यूस्ड म्यूटेंट वैरायटी, उत्परिवर्तन के फलस्वरूप इसे तैयार किया गया था। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल में अकीओसी रोग जो होता है किसकी विषाक्तता के कारण लगता है? जस्ता, लोहा, फास्फोरस या हाइड्रोजन सल्फाइड? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो अकीओसी रोग है जो धान की फसल में लगता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड की विषाक्तता के कारण लगता है। और जिंक की कमी से क्या होता है? धान का खैरा रोग, धान का खैरा रोग, धान का खैरा रोग जो होता है जिंक की कमी से लगता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से गेहूं का दाना भरने के लिए तापक्रम की आवश्यकता होती है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्छी प्रकार से गेहूं का दाना भरने के लिए तापक्रम की आवश्यकता होती है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 26 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा बी, 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड गेहूं में दाना भरने के लिए एक मतलब उचित तापक्रम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान क्या है? सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चाइना है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चाइना है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं में किसके उपयोग से फाइलेरिस माइनर का नियंत्रण संभव है? यानी कि गेहूं का मामा, जिसे गेहूं का फाइलेरिस माइनर जिसको क्या कहते हैं? गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा इत्यादि नामों से भी इसे जाना जाता है। और इसका जो बॉटिकल नेम है वो क्या है? फाइलेरिस माइनर है। और इसके नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरान किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग किया जाता है। और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए टोफोडी का प्रयोग किया जाता है। एट्राजीन का प्रयोग मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए, मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजीन का प्रयोग किया जाता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में किसके उपयोग से फाइलेरिस माइनर का नियंत्रण संभव है? तो ये तो हम लोग देख चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा में कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? 45%, 5%, 25% या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
मृदा में जो खनिज पदार्थ होता है, आप लोगों को हम ऐसे बता रहे हैं, ये मान लीजिए पूरी मृदा का एक फिगर है और इसमें जो ये 25% जो होता है ये मृदा जल होता है, मृदा जल। 25% क्या होता है, मृदा वायु। मृदा वायु कितनी होती है, 25%। और यहीं पे 5% की बात कर लें तो 5% क्या होता है, मृदा खनिज। ये 5% जो होता है मृदा खनिज, मृदा कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है, ये जो है %5 जो होता है ये होता है मृदा कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, और 45% की बात की जाए, 45% तो इसमें क्या होता है, मृदा खनिज। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। और यहीं पे हम बात करते हैं कभी कभी ये 5 से 10% भी लिख के आ जाता है, यानी कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस की मात्रा। कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस भी कहते हैं, ह्यूमस। ठीक है, तो आप लोग गलत मत करना, 5 से 10% तक भी कभी कभी लिख के आ जाता है, तो ये भी इसका राइट आंसर होगा। और ये फिर 40 से 45% दिया होगा। ठीक है, अगर ये 5 से 10% तो ये 40 से 45% होगा। सामान्यतः क्या होता है, 25% मृदा जल, 25% मृदा वायु, 45% मृदा खनिज और 5% क्या पाया जाता है, ह्यूमस या मृदा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मृदा में कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5%। नेक्स्ट, यहाँ से रिवीजन करते हैं फटाफट, जो लास्ट क्लास अपनी हुई थी उन प्रश्नों का फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि जो पिछली हमारी क्लास हुई थी वो एक बार रिवाइज हो जाए और उसकी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, मृदा के पीएच मान के लिए उल्लेखनीय परिवर्तन को सहन करने की क्षमता जो होती है उसे क्या कहते हैं, उसे उभय प्रतिरोधकता यानी कि बफर कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। और फिर आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं, रिजिका में प्रति हेक्टेयर बीज दर, रिजिका में प्रति हेक्टेयर बीज की दर की बात की जाए तो ये कितनी आवश्यकता होती है, 20 से 25 किलोग्राम। और ये छिटकवा विधि के लिए, किस विधि के लिए होती है, छिटकवा विधि के लिए। यदि पंक्तियों में बुआई की जाए, यदि पंक्ति में, तो कितनी होती है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अब ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पिछली क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, और जिसको देखना है तो वहाँ पे जाके देख सकता है। जैविक खेती के जनक कौन है, तो जैविक खेती के जनक अल्बर्ट होवार्ड हैं। कौन है, अल्बर्ट होवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट, फाइलेरिस माइनर किस कुल से संबंधित है, फाइलेरिस माइनर जो है ये ग्रेमनी कुल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी कब से शुरू की गई, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1977। नेक्स्ट, ग्रीन ईयर यानी हरित बाल रोग डिजीज किस फसल में लगता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बाजरा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, 2018, 2023, 2016 या 22? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 2023। और 2018 को ये भारतीय बाजरे का वर्ष, बाजरे का वर्ष 2018 को घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, जया किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है, तो जया जो है एक धान की महत्वपूर्ण किस्म है। किसकी है, धान की। नेक्स्ट, फसल सुरक्षा के लिए समन्वित कीट प्रबंधन IPM
जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में शुभारंभ इसका हुआ था? 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, बीज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बीज अधिनियम जो था ये 1966 और ये लागू कब हुआ था? 1969। ठीक है, लागू 1969 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। 45 मिलियन हेक्टेयर जो है इसका क्षेत्रफल भारत में है। और उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है, प्रथम स्थान किसका है? चीन का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुपर राइस की कल्पना किसने की थी? जीएस सल, जीएस खुश या बीएल चोपड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीएस खुश ने सुपर राइस की कल्पना की थी। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में गेहूं का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाला देश कौन सा? भारत। और उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन में किसका कौन सा स्थान है? उत्पादन में दूसरा स्थान है। और विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल के अंतर्गत है? तो गेहूं का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आर्बोरिकल्चर का संबंध किससे है? तो आर्बोरिकल्चर का जो संबंध है किससे है? शाक एवं झाड़ियों के अध्ययन से। नेक्स्ट देखते हैं। अमोनिकल उर्वरकों को किस जोन में स्थापित करने से नाइट्रोजन को ह्रास से बचाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिड्यूस्ड जोन। ठीक है, रिड्यूस्ड जोन। नेक्स्ट देखते हैं। गेहूं के पुष्प कर्म को क्या कहते हैं? गेहूं के पुष्प कर्म को क्या कहते हैं? इसे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ठीक है, और पेनिकल धान का पुष्पकर्म होता है। रेशीम सरसों इत्यादि का पुष्पकर्म रेशीम होता है। अम्बेल धनिया इत्यादि का पुष्पकर्म जो होता है ये अम्बेल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। जल प्रबंधन अनुसंधान संस्थान जो है DWMR निदेशालय कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, जबलपुर या नई दिल्ली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं। पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ये नाइट्रेट्स के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में ICAR के पहले अध्यक्ष कौन है? निम्न में ICAR के जो पहले अध्यक्ष हैं वो मोहम्मद हबीबुल्ला हैं। और पहले डायरेक्टर जनरल DG जो थे इसके डॉक्टर BP पाल थे। वर्तमान में अध्यक्ष वर्तमान में अध्यक्ष इसके कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वर्तमान में महानिदेशक कौन है? ये त्रिलोचन महापात्रा हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गन्ने के बढ़वार के लिए उपयुक्त तापक्रम होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे कि हम आगे अच्छे से अच्छे क्लासें ला सकें दोस्तों। और बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए और हमें मोटिवेट कीजिए, जिससे हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकें। और क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।